हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर नंबर 4 है हमारा। इसमें हम कार्यपालिका जो चैप्टर है इसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपको लेक्चर को देखना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बनते हैं वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा, ठीक है। और जहां जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगा। उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है ताकि आप एग्जाम में उसे अच्छे तरीके से कर पाओ। एक बार ध्यान से देखिए। चैप्टर 1 हमने बना दिया है, चैप्टर 2 भी बना दिया है, चैप्टर 3 भी आ चुका है और आज हम चैप्टर 4 देख रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारा हो जाएगा। हिस्ट्री के चैप्टर 1 2 3 पहले से मैंने बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। एक बार सिलेबस देखिए। जो हमारी बुक 1 है इसमें टोटल 10 चैप्टर है और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP के नाम से। यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे PDF नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सरकार के बारे में समझते हैं। तो सरकार जो होती है हमारे, उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर जो है यहाँ पे है विधायिका, यानी विधायिका सरकार का एक अंग है। फिर दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे कार्यपालिका दिख रहा है, यानी कार्यपालिका भी हमारी सरकार का एक प्रमुख अंग है। और तीसरे नंबर पे आपको न्यायपालिका दिख रहा है, ठीक है। यानी ये जो तीनों हैं ये क्या है? सरकार के अंग है, ठीक है। अब विधायिका का काम होता है कानून बनाना। यानी मान लीजिए विधायिका ने कोई कानून बना दिया तो उसी कानून को लागू करवाने का काम होता है कार्यपालिका का। और न्यायपालिका जो होती है वो न्याय देती है, यानी कि संघर्ष विवादों को सुलझाने का काम करती है, ठीक है। या किसी कानून में लगता है इनको कि कोई संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ये उसकी समीक्षा भी कर सकती है न्यायपालिका। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ये तीनों अंग मिलकर शासन का काम करते हैं, ठीक है। यानी ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तीनों अंग मिलकर क्या करते हैं? शासन का काम करते हैं और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी जनता के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। संविधान के द्वारा, जो हमारा संविधान है उसके द्वारा तीनों अंगों में तालमेल और संतुलन बनाया जाता है। हमारा जो संविधान है, संविधान इस तरीके से है कि तीनों अंगों में क्या है? तालमेल बना रहता है। मान लो अगर कार्यपालिका अपने जो काम है या फिर अपने मतलब जो कार्य क्षेत्र है उसको उसका उल्लंघन करने की कोशिश करे तो विधायिका और न्यायपालिका उसको कंट्रोल कर सकते हैं। विधायिका कुछ गलत काम करने की कोशिश करे तो न्यायपालिका उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो यही हमको समझना था। अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है हमको ये समझना है। आपके पेपर में ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कार्यपालिका का अर्थ बताइए। क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है वैसे, लेकिन लैंग्वेज घुमा के पूछी जाती है, ठीक है। तो कार्यपालिका क्या होती है इसको और आसान भाषा में हमको यहाँ पे समझना है। तो कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? तो कार्यपालिका से अभिप्राय ऐसे लोगों के समूह से है, यानी ऐसे लोगों का समूह जो नियम कायदे कानून को लागू करवाने का काम करता हो, ठीक है। यानी ये एक ऐसा समूह होता है कार्यपालिका जो नियम कायदे कानून उसको लागू करवाने का काम करता है। उस नियम कायदे कानून को बनाता कौन है? विधायिका बनाती है। लागू कौन कराता है? कार्यपालिका कराती है, ठीक है। तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये सिंपल भाषा में समझना है। फिर विधायिका क्या करती है? विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून, यानी जो कानून विधायिका बनाती है उसको लागू करने का काम जो है हमारी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सिंपल एकदम। फिर कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं हमारे उसमें? देखो कार्यपालिका को 2 तरीके से बांट के पढ़ते हैं हम। एक हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है, ठीक है, दूसरी स्थायी कार्यपालिका है। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, राष्ट्रपति जी आ जाएंगे, उनकी मंत्री परिषद आ जाएगी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सिविल सेवा के सदस्य हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो अब कार्यपालिका के प्रकार को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कार्यपालिका को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। बिल्कुल आसान है, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। एक को हमने नाम दे दिया स्थायी कार्यपालिका, ठीक है। यानी एक क्या है? स्थायी कार्यपालिका। स्थायी का मतलब ये परमानेंट। दूसरी तरफ है अस्थायी कार्यपालिका। यानी कार्यपालिका को यहाँ पे हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक है स्थायी कार्यपालिका, दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। अब जो ये अस्थायी कार्यपालिका है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम राजनीतिक कार्यपालिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में आपसे ये ना पूछें कि अस्थायी कार्यपालिका बताओ, ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका बताओ, बल्कि आपसे ये पूछ ले कि राजनीतिक कार्यपालिका बताओ। तो सेम है दोनों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सेम है दोनों। यानी 2 कैटेगरी में बांटा, स्थायी और अस्थायी, या फिर स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब स्थायी कार्यपालिका में क्या है? नौकरशाही, सिविल सर्वेंट है। और अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आ जाते हैं, मंत्री परिषद आ जाती है, ठीक है, ये सब आ जाती है।
राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर, यानी राजनीतिक कार्यपालिका जो है और स्थायी कार्यपालिका जो है, इसमें अंतर क्या होता है ये आपको समझना है। तो देखिए बहुत आसान अंतर है, आप आराम से समझ पाओगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक कार्यपालिका या जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, ठीक है। अब देखो राजनीतिक आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इसमें हो जाते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद हो जाती है, तो ये कितने 5 साल के लिए ही तो होते हैं। अब 5 साल के लिए ये होते हैं, बनते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 5 साल ही चल पाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बना, सरकार बनाई और 1 साल के अंदर ही सरकार गिर गई। तो 5 साल भी परमानेंट फिक्स नहीं होते, हो सकता है पहले भी सरकार गिर जाए, ठीक है। तो यानी कि आप मान लो कि मैक्सिमम 5 साल के लिए, 5 साल के बाद दोबारा क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या फिर से 5 साल बाद बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन क्या गारंटी है इसकी? बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। वो लोगों के ऊपर है कि लोग अगर वोट देकर दोबारा से जिताते हैं लोकसभा में, तभी तो वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा। तो ये चीज होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? अस्थायी, क्योंकि इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं नजर आ रहा। 5 साल का नाम जरूर ले लिया गया है यहाँ पे, जरूरी नहीं है 5 साल सरकार चले, हो सकता है 5 साल से पहले भी गिर जाए, ठीक है। तो ये 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, एकदम सिंपल है। फिर समय से पहले भी हटाई जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कुछ सरकारें बनी थी जो कि पूरे 5 साल नहीं चल पाई। कोई सरकार 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कुछ सरकारें तो 2 से 2.5 साल के अंदर ही गिर गई, ठीक है। यानी ये समय से पहले भी हटाई जा सकती है। फिर अपने कार्यों में निपुण नहीं होते, क्योंकि भाई ये नेता लोग होते हैं। अब नेता जो होते हैं उसमें आपको पता है कोई क्वालिफिकेशन वगैरह तो चाहिए नहीं। अनपढ़ व्यक्ति भी नेता बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जीत जाएगा तो नेता बन जाएगा, ठीक है। ये निपुण नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते, दक्ष नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है? ये है अस्थायी। अब दूसरी तरफ होती है हमारी स्थायी कार्यपालिका। इसमें कौन होते हैं? हमारे कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी वगैरह। ये क्या करते हैं? ये रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं। मान लीजिए 60 साल की उम्र है रिटायरमेंट की, तो ये 60 साल की उम्र तक काम करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, 60 साल की उम्र तक काम करेंगे, तो यानी एक तरीके से परमानेंट है। लेकिन अगर मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है, वो रिश्वत लेते पकड़ा गया या कोई संविधान का उल्लंघन करते पकड़ा गया, तब ऐसी स्थिति में तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है नौकरी से। लेकिन अगर वो ऐसे काम नहीं करता तो वो 60 साल तक अपनी नौकरी कर सकता है, ठीक है। यानी रिटायरमेंट की उम्र, अभी रिटायरमेंट की उम्र अलग भी हो सकती है। किसी जॉब में हो सकता है 62 साल हो, या हो सकता है किसी जॉब में वो उम्र कम भी हो। इसीलिए यहाँ पे फिक्स उम्र नहीं लिखी, मैं तो आपको बता रहा हूं अंदाजे में 60 साल। आप बस ये लिखना है पेपर में रिटायरमेंट की आयु तक, रिटायरमेंट की आयु चाहे जो भी हो, ठीक है। तब तक ये काम अपने काम कर सकते हैं, पद पे बने रह सकते हैं। फिर अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होते हैं, यानी ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, एग्जाम पास करके आते हैं, ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है? ये दक्ष हैं, निपुण हैं, एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे हैं। अब ये पढ़े लिखे हैं, इसीलिए ये राजनीतिक कार्यपालिका की मदद भी करते हैं। यानी ये जो नेता हमारे होते हैं, जो ये आपके सामने कानून लेकर आते हैं, संसद में आपने देखा होगा कानून लेकर आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई अनपढ़ नेता बैठ के कानून लिख देगा या कोई कानून बना देगा, कोई ड्राफ्ट बना देगा, कोई विधेयक बना देगा? नहीं, उनकी मदद कौन करते हैं? यही करते हैं, स्थायी कार्यपालिका ही कोई चीज करने में उनकी मदद करती है। ये दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, इसी कारण से ये क्या करते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता करते हैं, ठीक है। ये सिंपल इसके बीच में अंतर था जो कि हमें याद रखना था। अब देखो अलग अलग देशों में जो कार्यपालिका होती है वो अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। तो सभी देशों में एक जैसी कार्यपालिका नहीं होती है, क्योंकि देखो सभी देश भी एक जैसे नहीं होते हैं, सब देश की जनसंख्या भी एक जैसी नहीं होती है, सब देशों में सरकारें भी एक जैसी नहीं होती है। तो कार्यपालिका कैसे एक जैसी हो सकती है? तो सभी देशों की कार्यपालिका एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर आगे हम और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल आपके सामने है अमेरिका का। अमेरिका में राष्ट्रपति जो होते हैं, इनके कार्य और इनकी जो शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के से बिल्कुल अलग होंगे। अब देखो भारत में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नाम मात्र के हैं, नाम मात्र के प्रधान हैं। भारत में असली शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है और उसकी कैबिनेट के पास होती है, ठीक है, उनके मंत्रिपरिषद के पास होती है। लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास असली पावर होती है, वो ज्यादा ताकतवर है हमारे राष्ट्रपति से। तो यहाँ पे क्या हुआ? भारत और अमेरिका को जब हमने कंपेयर किया तो हमने ये देखा कि दोनों जगह पे कार्यपालिका जो है वो अलग तरीके से काम करती है, उनकी शक्तियां भी अलग तरीके से है। फिर अगर हम ब्रिटेन को भी शामिल कर ले तो ब्रिटेन में जो महारानी होती हैं उनके काम और उनकी शक्तियां जो होती हैं वो भूटान के राजा से बिल्कुल भिन्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? हमने यहाँ पे यही समझा कि विभिन्न देशों की जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, वो एक जैसी नहीं होती। हर देश की कार्यपालिका
उसकी शक्तियां, उसका काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा अमेरिका से, भारत का एग्जांपल लिया, ब्रिटेन का एग्जांपल लिया, भूटान का एग्जांपल लिया, हमने क्या पाया कि सब जगह पे कार्यपालिका के जो काम करने का तरीका है या जो उसकी शक्तियां हैं वो अलग अलग होती है। ठीक है, फिर अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अब ये अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, संसदीय व्यवस्था ये क्या होती है, इसको आगे मैं आपको आसान भाषा में एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। यहाँ पे जो शक्ति होती है किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर हम कनाडा की बात करें तो यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है, जहां पे संसदीय लोकतंत्र है और यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र भी है। ठीक है, तो इसमें महारानी भी होती है यहाँ पे, यानी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है ये राज्य की प्रथम मानी जाएंगी, और प्रधानमंत्री जो होंगे वो सरकार के प्रथम होंगे, यानी डिसीजन लेने की पावर जो होगी वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, तो यानी यहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पे करते हैं, उनको पद से हटा नहीं सकते क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 एग्जांपल ले लिए हैं, हमने फ्रांस का एग्जांपल ले लिया है, हमने कनाडा का एग्जांपल ले लिया, अमेरिका का एग्जांपल ले लिया है, ब्रिटेन का ले लिया है, भूटान का ले लिया है। सब जगह कार्यपालिका जो है अलग अलग तरीके की पाई गई है और सब जगह उनकी शक्तियां भी अलग अलग होती है। कहीं पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर है। ठीक है, ये हमें समझना था। अब जापान में संसदीय व्यवस्था है। जापान की बात करें तो यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा जो होता है देश का और प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रधान होता है। इटली की बात करें तो यहाँ पे भी संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पे राष्ट्रपति देश के और प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान होते हैं। ठीक है, रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, यानी राष्ट्रपति भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं। ठीक है, दोनों की शक्तियां अलग अलग होती है। जर्मनी में देखा जाए तो यहाँ पे भी संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पे राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है, असली पावर जो है वहां पे चांसलर के पास होती है, वही सरकार को देखती है। तो यहाँ पे हमने जितने भी देशों का एग्जाम्पल लिया है सब जगह पे आपको कार्यपालिका जो है अलग तरीके की देखने को मिली है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए उसे याद कर सकते हो। अब आपको जो असली चीज समझनी है ना वो यहाँ पे समझनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो आपके यहीं से आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। तो कार्यपालिका को हम और आसान भाषा में समझने के लिए इसको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, यानी विभिन्न देशों में जो कार्यपालिका होती है वो इनमें से किसी एक प्रकार की होती है। ठीक है, हो सकता है कि किसी देश में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका हो, कहीं पे अर्ध अध्यक्षात्मक हो, या फिर कहीं पे संसदात्मक हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब किस देश में कैसी व्यवस्था है इसको हम समझेंगे। तो उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जिसको हम प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तो आखिर ये होता क्या है। तो समझिए, बहुत आसान है, बिल्कुल सबसे इजी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार मैं आपको बता दूं पहले ही, पेपर में गलत कर देते हैं। बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, इसमें, यानी अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में गलत लिख देते हैं। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझाऊंगा ताकि आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और आपसे कभी ऐसी गलती होगी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल मतलब जहां पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होगी, आपको नाम से ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जिस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही देश का वास्तविक यानी असल प्रमुख होता है, यानी देश का हेड कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट, यानी किसके पास ज्यादा पावर है, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, और वही सरकार चलाता है, उसे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। यानी कि और आसान भाषा में समझे तो, यानी जिस देश में राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर है वही देश में शासन चला रहा है। ठीक है, वही सारे डिसीजन मेन लेता है, तो वहां पे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है। याद हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद करना है। ठीक है, आगे देखो, इस व्यवस्था में क्या होता है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति ही मेन है, तो ये सरकार का भी मुखिया होगा, यानी सरकार का हेड भी प्रेसिडेंट है। यहाँ पे मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा क्योंकि सारी पावर उसके पास है, और महत्वपूर्ण जो डिसीजन लेने होते हैं देश के लिए वो भी प्रेसिडेंट ही लेगा। ठीक है, अपने निश्चित कार्यकाल तक वो पद पे बना रहेगा, यानी प्रेसिडेंट का एक निश्चित कार्यकाल होता है। जैसे मान लो किसी देश में 4 साल का कार्यकाल हो सकता है, किसी देश में 5 साल का कार्यकाल हो सकता है। ठीक है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितना उसका मतलब कार्यकाल है, जितने साल का कार्यकाल है वो अपने पद पे बना रहेगा। ठीक है, तो ये हमको समझना था। अब एग्जाम्पल, ये मतलब ऐसी व्यवस्था है कहां पे, तो ऐसी व्यवस्था है अमेरिका में। तो अमेरिका जो है यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, यानी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका यहाँ पे है। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है अमेरिका। अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रम्प
ये क्या है, ये वर्तमान में वहां के प्रेसिडेंट है, और देश और सरकार के ये क्या है, हेड है। आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के लिए जो डिसीजन लेने होते हैं वो कौन लेता है, ट्रंप लेते हैं, ठीक है। यानी ये वहां के प्रेसिडेंट, और वहां पे क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, ये हमने समझ लिया, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है वहां पे। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह याद रखोगे तो भूलोगे नहीं कभी भी। फिर राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को चुनता है, यानी मंत्री जो होंगे उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाएगा। राष्ट्रपति को केवल संसद के अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया जा सकता, उसका कार्यकाल 4 वर्ष का निश्चित है। ये अमेरिका के हिसाब से बता रहा हूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट 4 साल के लिए होते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताओ भारत के प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होते हैं, सबको कमेंट में बताना है और अपना नाम जरूर लिखना है, ठीक है। मैं आप सभी की कमेंट देखता हूं, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे कमेंट में, और उसके बाद बताएंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितने वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखो भारत से हम कंपेयर करते हैं थोड़ा सा अमेरिका को, भारत से कंपेयर करोगे तो आपको और अच्छे से याद भी हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति जो होते हैं वो केवल संवैधानिक प्रमुख हैं, यानी केवल नाम मात्र के प्रधान हैं, ठीक है। असली पावर हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के पास नहीं होती, भारत में तो जो प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी जो मंत्री परिषद होती है उसके पास ही असली पावर होती है। सरकार ये चला रहे होते हैं, राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे नाम मात्र का होता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सरकार राष्ट्रपति चला रहा होता है, अमेरिका में ज्यादा पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो आपको अंतर समझ में आया, ये है कार्यपालिका, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होती है। अब आपके सामने उदाहरण, ये उदाहरण अगर आप ध्यान से देख लोगे ना तो जीवन में कह रहा हूं कभी आप इसको भूल नहीं सकते हो। मैंने इतनी आसान भाषा में आपके लिए एक एग्जांपल बनाया है। मान लो एक स्कूल है, ठीक है, मान लो एक स्कूल है, वहां पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, यानी कि प्रिंसिपल, यानी जो सबसे बड़ा है वो कौन है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या करेगा, खुद सबसे बड़े फैसले लेगा। मान लीजिए कोई स्कूल है, ये मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वहां का वो क्या करेगा, सारे डिसीजन लेगा। यानी जैसे वहां पे अमेरिका में राष्ट्रपति डिसीजन ले रहा था, ऐसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल डिसीजन लेगा। टीचर्स जो होंगे वो उसकी मदद करेंगे, ठीक है। स्कूल की पूरी जिम्मेदारी किस पे होगी, प्रिंसिपल पे ही आएगी। और यानी एक ही व्यक्ति, यानी राष्ट्रपति सरकार का मुख्य संचालक होता है। जैसे अब इसको आप राष्ट्रपति से जोड़ के देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। मैं इसलिए इतने सारे एग्जांपल लेके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे गलत कर देते हैं। अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक जो होता है उसमें ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका होता है, यानी असली शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पे फिक्स होता है, निश्चित होता है। राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी यहाँ पे नहीं होगा, और मंत्री परिषद के अधीन काम, ठीक है। मंत्री जो है, सॉरी, मंत्री जो हैं वो प्रेसिडेंट के अधीन कार्य करते हैं, यानी राष्ट्रपति जैसा चाहेगा मंत्री उसी हिसाब से काम करेंगे। राष्ट्रपति और विधायिका यानी संसद यहाँ पे अलग अलग होती है, जहां पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। अब भारत में तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है नहीं, तो हमको इसी एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, अमेरिका के एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इसको क्या कहा जाता है, इसको सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जिस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। अब देखो वहां पे अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति था, वही सरकार चला रहा था, वही सबसे प्रमुख था। यहां पे क्या हो गया, यहां पे राष्ट्रपति भी है और यहां पे प्रधानमंत्री भी है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कह दिया गया, अर्ध अध्यक्षात्मक, यानी यहां पे दो लोग हैं। अब देखो एग्जाम्पल से समझना है आपको, आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, राष्ट्रपति जो है वहां पे चेयरमैन है, यानी जो बड़े डिसीजन होंगे वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति लेंगे। प्रधानमंत्री जो है वो उस कंपनी के मैनेजर हैं, यानी जो रोजमर्रा के कामकाज हैं, कर्मचारियों का संचालन है, उनको दिशा निर्देश देना है, तो ये काम प्रधानमंत्री करेंगे। यानी कि कोई कंपनी को कौन चला रहे हैं, राष्ट्रपति भी चला रहे हैं और प्रधानमंत्री भी चला रहे हैं, ठीक है। मेन फैसले, बड़े फैसले राष्ट्रपति ले रहे हैं और जो बाकी मैनेजमेंट का काम है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है अर्ध अध्यक्षात्मक में, असली पावर यहाँ पे भी राष्ट्रपति के पास ही होती है, लेकिन
प्राइम मिनिस्टर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसकी भी जिम्मेदारी यहाँ पे होती है। यानी दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां दोनों की होती हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों मिलकर एक कंपनी को चला रहे हैं, ऐसे ही अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दोनों मिलकर यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर क्या करते हैं, सरकार को चलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है फ्रांस का। फ्रांस में क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट उदाहरण इसका हो सकता है। आगे चलते हैं। फ्रांस में क्या है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो बड़े मुद्दों पे, जैसे डिफेंस का मामला हो गया, विदेश नीति का मामला हो गया, या जो बड़े डिसीजन हो गए देश के लिए, वो प्रेसिडेंट लेंगे। प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है वो जो डेली का जो प्रशासन होता है, रोजमर्रा के जो काम होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो ये लेंगे और दोनों मिलकर क्या करते हैं, देश में शासन चलाते हैं। अब भारत से थोड़ा कंपेयर करते हैं। देखो भारत में क्या है, संसदीय कार्यपालिका है, यानी हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री शक्तिशाली होते हैं। अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं। और फ्रांस में क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, उन दोनों मिलकर क्या करेंगे, महत्वपूर्ण काम करते हैं, देश के लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने अंतर यहाँ पे समझ लिया। अब ये जो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, इसमें थोड़ा सा हम इसकी विशेषता को समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ पे दोनों ही होते हैं, यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण संवैधानिक और राष्ट्रीय शक्तियां हैं। राष्ट्रपति जो मेन डिसीजन है, महत्वपूर्ण डिसीजन है, वो सारी शक्ति इनके पास है, वो डिसीजन लेंगे। प्रधानमंत्री जो होते हैं, डेली प्रशासन कैसे चलना है, सड़क, यहाँ पे सड़क की सुविधा करनी है, यहाँ पे नालियों की सुविधा करनी है, यहाँ पे अन्य चीजों की सुविधा करनी है, तो ये प्रधानमंत्री काम चलाएगा इसका। ठीक है, मंत्री परिषद जो है सामान्यतः संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर काम करते हैं, तब जाके यहाँ पे शासन चलता है। क्लियर हो गया, समझ में आया? अगर आपको अच्छे से तो आप कॉमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं आप सभी की कॉमेंट का वेट करूंगा, आपको बताना है। अब बात करते हैं तीसरा, ये बहुत ही इजी है, सिंपल है, भारत में यही वाला सिस्टम है। ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव या फिर संसदात्मक कार्यपालिका इसको कहा जाता है। जिस शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तव में सरकार चलाते हैं, यानी असली पावर किसके पास है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की एक मंत्री परिषद है, यानी उसके पास एक पूरी टीम है मंत्रियों की। ठीक है, उसको कहा जाता है संसदात्मक या फिर संसदीय कार्यपालिका। यहाँ पे राष्ट्रपति भी होते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पे राजा वगैरह, राजा रानी भी हो, लेकिन ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ये असली पावर इनके पास नहीं है। असली पावर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के और उसकी मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। ठीक है, फिर उसे संसदात्मक कार्यपालिका कहते हैं। इस व्यवस्था में सरकार संसद के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। अब आसान भाषा में और समझिए, मान लीजिए कोई स्कूल है, मैं आपको इतने एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, ताकि आप इनको भूलो नहीं, कंफ्यूजन ना हो। मान लो कोई स्कूल है, अब राष्ट्रपति यहाँ पे क्या है, स्कूल के मालिक, यानी राष्ट्रपति केवल नाम के हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति केवल नाम के होते हैं। मान लो कोई स्कूल है, स्कूल का मालिक जो है उसको आप राष्ट्रपति मान लो, क्योंकि जो मालिक है वो क्या है, नाम का है, वो स्कूल थोड़ी चला रहा है। स्कूल चला कौन रहा है, प्रधानमंत्री, यानी वहां का प्रिंसिपल। ठीक है, यानी स्कूल को चला रहा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल रोज स्कूल में आता है, सारे काम करवाता है, स्कूल में सारे टीचरों की जिम्मेदारी रखता है। ठीक है, सारे, कोई भी अगर समस्या स्कूल में आती है तो प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा, प्रिंसिपल पकड़ा जाएगा। ठीक है, यानी असल में जो स्कूल चला रहा है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री मान लीजिए, और प्रधानमंत्री को मदद करने के लिए उसके पास एक मंत्री परिषद होता है। यानी मान लो प्रधानमंत्री यानी प्रिंसिपल है, तो बहुत सारे टीचर हैं जो इस स्कूल को चलाने में उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति यानी यहाँ पे जो उसका मालिक है वो केवल नाम का है। तो ये व्यवस्था होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा हटके एग्जाम्पल है, पर मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम्पल से नहीं समझना तो इसको गायब कर दो, सीधा सीधा समझ जाओ। ठीक है, बाकी आपको याद रहेगा लंबे समय तक। अब बात करते हैं भारत में जो संसदीय जो कार्यपालिका है, इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण भारत में है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, नाम मात्र के प्रधान होते हैं। असली पावर जो होती है प्रधानमंत्री के पास होती है, यानी वास्तविक जो रियल प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो होती है मिलकर देश में शासन चलाते हैं। यदि लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है हमारे प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत खत्म तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, ये आपको समझना था। अब बात करते हैं मुख्य विशेषताओं की। तो प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, यानी वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति केवल नाम का है। यहाँ पे मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है,
और सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव अगर आ जाए और वो पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार तुरंत गिर जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये तीनों जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन आता है और यहाँ पे आपको अब कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका। तो देखो, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, यानी जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तब तक भारत को एक्सपीरियंस हो चुका था किस चीज का? अंग्रेजों के शासन का। अब अंग्रेजों ने जो हमारे यहाँ पे शासन चलाया था वो संसदीय व्यवस्था वाला ही शासन था। यानी जो अंग्रेजों का जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है और भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इन अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे संसदीय व्यवस्था का संचालन हो रखा था। हमारे यहाँ पे पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय में जो अंग्रेज शासन चलाते थे वो इसी व्यवस्था से शासन चलाते थे। तो हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका था इस व्यवस्था का। ठीक है, इस अनुभव से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका जो है इसको जनप्रतिनिधियों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, यानी हमारे नेता कार्यपालिका को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ये सीखा था। फिर भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जो भारत की जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो और जिम्मेदार हो। ठीक है, यानी हमारी सरकार जो हो वो क्या हो? जनता की जो अपेक्षा हो उसके प्रति संवेदनशील हो और जिम्मेदार भी हो जनता के प्रति। तो संसदीय कार्यपालिका की जगह पे दूसरा विकल्प था हमारे पास अध्यक्षात्मक सरकार का। अगर हमारे संविधान बनाने वाले चाहते तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी लागू कर सकते थे। अब अध्यक्षात्मक व्यवस्था का नुकसान क्या हो सकता है? क्योंकि आपको पता है इस व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास ज्यादा शक्ति चली जाती है। हमने अमेरिका का उदाहरण देखा था, अमेरिका में ऐसा ही है, वहां पे राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल है। तो हमारे संविधान बनाने वाले नहीं चाहते थे कि किसी एक आदमी के हाथ में सारी पावर चली जाए। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो होता है इसमें मुख्य कार्यकारी के रूप में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। असली पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास ही होती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है, यानी सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। व्यक्ति पूजा का मतलब, अब जब प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर होगी, तो सारे लोग प्रेसिडेंट को ही क्या करेंगे? उसकी चापलूसी करना शुरू कर देंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे। वो गलत भी करेगा तो हाँ हाँ करते रहेंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति पूजा की, ठीक है, खतरा बन सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस व्यवस्था को नहीं अपनाया कि एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर नहीं देनी है। फिर संविधान निर्माता ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो लेकिन साथ के साथ उसमें व्यक्ति पूजा पे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, यानी हमारे संविधान निर्माता इस प्रकार की सरकार चाहते थे। फिर संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? इसमें ऐसी चीजें होती हैं जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि कार्यपालिका विधायिका ये क्या होगा? जनता के प्रतिनिधि, यानी जो हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे नेता हैं, उनके प्रति जिम्मेदार होगी और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पे संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को ही स्वीकार किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो शब्द है, बहुत ध्यान से समझना है। एक है राष्ट्रीय और एक है प्रांतीय। दोनों स्तर पे, यानी राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रांतीय स्तर पे भी, दोनों स्तर पे क्या है? संसदीय कार्यपालिका वाली व्यवस्था को ही लागू किया गया है। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देश में जैसे देखो, देश में क्या है? हमारी संसद होती है, ऐसे ही राज्यों में विधानसभाएं होती है। ठीक है, दोनों जगह सेम ही सिस्टम होता है। तो ये चीज जो है हमारे संविधान बनाने वालों ने हमारे देश में पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हमारे संविधान में ये चीजें होनी चाहिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान है। औपचारिक मतलब नाम मात्र का प्रधान है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, यानी केंद्रीय लेवल पे क्या करते हैं? सरकार चलाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से अगर हम देखें तो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां जो है राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी जो मंत्रिपरिषद होती है उसके माध्यम से ही राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति को शक्ति तो मिली है लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही उसका प्रयोग कर सकता है, खुद नहीं कर सकता, इतनी पावर नहीं है उसके पास। राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। मैंने आपको ये इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सीधा जनता, यानी कि हम वोट देने नहीं जाते हैं। आपको मैंने बताया था ना, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और एक और चुनाव बताया था। कौन सा बताया था आप मुझे कमेंट में बताओ अगर आपने तीसरा चैप्टर देखा है तो। ये सब क्या होते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो मैं आपको बता रहा था उस वाले सिस्टम से होता है। यानी हमारे द्वारा चुने गए जो हमारे एमएलए वगैरह होते हैं वो करते हैं इसके लिए वोटिंग, ठीक है। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट वोट तो दे नहीं रहे, अप्रत्यक्ष तरीका हो गया। यानी इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद, यानी हमारे द्वारा चुने गए जो नेता हैं, हम क्या करते हैं, हम एमएलए को वोट देके जिताते हैं, हम एमपी को यानी सांसदों को वोट देके जिताते हैं, और हमारे द्वारा जिताए गए जो नेता होते हैं यही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट देते हैं, ठीक है। हम वोट नहीं देते, हमारे द्वारा जिताए गए यानी चुने गए नेता वोट देते हैं। ये निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के अनुसार होती है। मैं ये इलेक्शन कैसे होता है, इससे पहले वाले जो तीसरा चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था, पूरा आपको एग्जांपल के साथ बताया हुआ है कि कैसे इसको कराया जाता है। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फिर केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है। अगर संसद चाहे ना तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है, लेकिन महाभियोग लाना पड़ेगा। महाभियोग कब लाया जाता है? जब यह पता लग जाए कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या राष्ट्रपति कोई गड़बड़ घोटाला कर रहा है, तब महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है, ठीक है। मान लो प्रेसिडेंट जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उसको जो शक्तियां मिली है उसका दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस स्थिति में महाभियोग लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं और उसकी क्या स्थिति है, यहां से भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, राष्ट्रपति जो होते हैं, उनके पास क्या शक्तियां होती है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। तो राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है, यानी नाम मात्र का प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, बहुत सी विधायी, बहुत सी कानूनी और आपातकालीन शक्तियां भी, यानी आपात शक्ति भी इनको मिली हुई है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग जो होता है मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। अब यहाँ पे बहुत गहराई से समझना है, गहरी लाइन है ये, इसका मतलब कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे। देखो, संसदीय व्यवस्था में, हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति जो है वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग, यानी राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई है लेकिन वो इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा। यानी असल में पावर किसके पास है? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पास। उनकी सलाह के बाद ही प्रेसिडेंट अपनी शक्तियों का, इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वरना उनकी सलाह के बिना वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है नाम मात्र का, ठीक है, नाम मात्र की पावर है उसके पास। देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, ये तो हम जानते ही हैं, और वे ही वास्तविक कार्यकारी होते हैं, यानी असली पावर जो होती है इनके पास ही होती है, सारे डिसीजन इनके द्वारा लिए जाते हैं। ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है, ठीक है, ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति को सलाह माननी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, इसको समझिए, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे, जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं और मंत्री परिषद की जो कार्यवाही होती है इसके बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ठीक है, या मंत्री परिषद की जो कार्यवाही होती है इसके बारे में जानकारी लेने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई जो सूचनाएं होती है उसको सूचना दे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और देश की समस्याओं पर भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। फिर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस लौटा सकता है। अब यहाँ पे समझना, राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद ने अगर कोई सलाह दिया तो वापस लौटा सकते हैं और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, आप इसमें थोड़ा सा दोबारा से सोच लीजिए, क्या ये सही है, इसमें कुछ बदलाव करना है तो कर लीजिए। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कोई कानूनी रूप से कुछ कमी है तो, और ये फैसला मान लो देश के हित में नहीं है, तो वो मंत्री परिषद से दोबारा से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। आप समझिए, राष्ट्रपति कह सकते हैं कि दोबारा से विचार कर लो। क्या मंत्री परिषद बाध्य है कि उसको दोबारा विचार करना पड़ेगा या नहीं? अब आगे समझिए, बहुत
गहरी बात है, ठीक है। देखो, लेकिन मंत्री परिषद पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह दोबारा दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यानी यहां पे क्या मतलब है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। जैसे मान लो कोई मुद्दा अगर आया, ठीक है, उस पे मान लो मंत्रिपरिषद ने कोई डिसीजन ले लिया है, वो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उसको देखा, राष्ट्रपति को लगा कि इसमें तो कुछ कमियां हैं, इसको सुधार लो। अगर फिर भी वापस चला गया और उन्होंने कोई सुधार नहीं करा, फिर वापस राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति को मजबूरन उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान है। फिर राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी होती है, जिससे वो संसद के द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं, धन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक पे नहीं चलेगा ये, यानी धन विधेयक को छोड़ के जो संसद में विधेयक पारित होते हैं उस पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकते हैं, यानी अपनी उसको एक्सेप्ट करने में, अपनी स्वीकृति देने में उसको लेट कर सकते हैं, ठीक है, या स्वीकृति देने से मना भी कर सकते हैं, ये इनके पास वीटो पावर है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा भी सकते हैं या उस पर दोबारा से विचार करने के लिए कह सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल वाले का नेता होगा। यानी सामान्यतः क्या होता है, लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं उसको प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत ना मिले तो क्या होगा, तो यदि मान लो गठबंधन बनाने का प्रयास हो, उसके बाद भी 2 या 3 नेताओं दावा कर रहे हो कि लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त है, यानी मान लो कि चुनाव ऐसा हुआ कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, 2-3 पार्टियों ने गठबंधन बना लिया, वो दावा करने लगे कि हमारे पास बहुमत है, ऐसे में अब राष्ट्रपति किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उनके सामने समस्या आ जाएगी। तब राष्ट्रपति को यह डिसीजन कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, यह डिसीजन लेना पड़ेगा, और इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपनी विशेष अधिकार का प्रयोग करके यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है और कौन सरकार बना सकता है, कौन सरकार चला सकता है। फिर वो अपने विवेक के आधार पे, ठीक है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। फिर राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है, यानी राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है, जब मान लो मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही है, मेन पावर उनकी मंत्रिपरिषद के पास ही है, जब सारे डिसीजन उनके ही होते हैं, तो ये राष्ट्रपति की जरूरत ही क्यों है, क्यों बना रखा है, इसको निकाल ही दो ना। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो, यदि सत्ता दल का समर्थन ना रहे, मान लो सत्ता दल का समर्थन चला गया, ऐसे में मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता होती है। मान लो कभी ऐसी कंडीशन हो जाए, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़े, कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़े, तो ऐसे में एक कोई तो राष्ट्र प्रमुख होगा जिसका कार्यकाल स्थायी हो। तो राष्ट्रपति वो है जिसका कार्यकाल 5 साल के लिए स्थायी होता है, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का उस समय में प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मान लो उस समय राष्ट्रपति भी अवेलेबल ना हो, तो उपराष्ट्रपति भी ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। जिस तरह राष्ट्रपति चुने जाते हैं ऐसे इनको 5 साल के लिए चुना जाता है। ये राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, यानी पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति की मान लो मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, या फिर महाभियोग से उनको हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में, या फिर अन्य कोई कारण हो जैसे जिसकी वजह से उनका पद खाली हो जाए, तो इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम दिया जा सकता है, यानी कुछ दिन के लिए टेम्परेरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ठीक है, जब तक नया राष्ट्रपति ना बना दिया जाए। फिर प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, यानी एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और फिर उन प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी एक टीम होती है मंत्रियों की, ठीक है। जैसे कपड़ा मंत्री अलग है, विदेश मंत्री अलग है, पेट्रोलियम मंत्री अलग है, शिक्षा मंत्री अलग है, खेल मंत्री अलग है, रेल मंत्री अलग है, ठीक है। ये सारे इनके पास मंत्रियों की एक टीम होती है जिसको प्रधानमंत्री, इनको और इनके साथ जो टीम है पूरी, उसको मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं क्योंकि बहुमत मिला होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के भी प्रधान होते हैं, मंत्रिपरिषद में किसको रखना है किसको हटाना है ये डिसीजन यही लेंगे। यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो देता है तो पद भी खो देगा, बहुमत गया तो सीधा इस्तीफा। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री होंगे, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ये डिसाइड कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कम से कम 25 साल की एज होनी चाहिए, बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। और यदि प्रधानमंत्री बनने के समय वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, किसी सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो मंत्रालयों का आवंटन, यानी प्रधानमंत्री क्या करते हैं, जो विभिन्न मंत्री हैं उनको मंत्रालय देते हैं। जैसे किसी को खेल मंत्री बनाना है, किसी को रेलवे मंत्री बनाना है, ठीक है, किसी को शिक्षा मंत्री बनाना है, ये काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को भी कंट्रोल करते हैं, किसी को अगर हटाना हुआ तो वो हटा भी सकते हैं।
प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों में तालमेल भी स्थापित करते हैं, मीडिया तक इनकी पहुंच होती है, मंत्री को अपदस्थ करना, उसके पद से हटाना, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच में सेतु का काम करते हैं, और विदेश यात्राएं, विदेश में संधियां करना, ये सारा काम किसका होता है? हमारे प्रधानमंत्री का होता है। ये प्रधानमंत्री के पास शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप। तो राज्यों में एक राज्यपाल होते हैं, जैसे हमारे केंद्र में हमारे राष्ट्रपति, ऐसे ही हमारे राज्यों में राज्यपाल हैं, जिसे जैसे मतलब राष्ट्रपति केंद्र की सलाह पर नियुक्त इसको क्या होता है? ये राज्यपाल जो होता है इसको क्या करते हैं? राष्ट्रपति केंद्र की सलाह पर नियुक्त करते हैं, ठीक है। केंद्र जिस चाहेगा जिसको कि उस स्टेट में उसको बनाया जाए, राष्ट्रपति उसी को बनाएंगे। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, पूरे देश को चलाते हैं, ऐसे ही विधानसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं वो सीएम होते हैं और वो राज्य को चलाते हैं। फिर स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। शासन के कार्यकारी यानी शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रीगण हो गए और नौकरशाही जो होंगे, इसका एक विशाल संगठन होता है। सरकार के जो स्थायी कर्मचारी के रूप में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। कौन? जो नौकरशाही होती है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये सब सरकार के स्थायी संगठन के रूप में, कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। प्रशिक्षित होते हैं, प्रवीण यानी एक्सपर्ट अधिकारी होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ठीक है। और नीतियों को बनाने में यानी पॉलिसी को बनाने में, उसको लागू करवाने में मंत्रियों का क्या करते हैं? ये सहयोग करते हैं। फिर संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है, यानी संसदीय शासन में क्या होता है? विधायिका जो होती है वो प्रशासन को कंट्रोल करती है, यानी सरकार कंट्रोल करती है। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी है। अब ये मशीनरी में कौन है? सारे आईएएस, आईपीएस, जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है, और नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे, ठीक है। यानी राजनीतिक रूप से जिम्मेदार भी रहे, लेकिन किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव ना रहे, उसका तटस्थ रहे, अपने आप को तटस्थ होकर काम करे, ठीक है। फिर आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप जो है बहुत बदल चुका है, ये बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मचारी हैं वो आ जाते हैं, प्रांतीय सेवाओं के कर्मचारी आ जाते हैं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी आ जाते हैं, लोक उपक्रम और तकनीकी या अन्य जो अधिकारी हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक व्यवसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी को ज्यादा महत्व मानते हैं, क्योंकि भाई असली काम जो होता है इनके द्वारा ही किया जाता है। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित किया जाता है, ठीक है। ये परीक्षा देकर आते हैं, एग्जाम पास करके आते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो अच्छे से ये शासन को चलाने में मदद करते हैं। फिर भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य कौन करता है? यूपीएससी करता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है इसको सौंपा गया है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग जो होता है वो राज्यों में भी काम करता है, ठीक है। राज्यों के लिए जो अधिकारी होते हैं उनकी भर्ती करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे मान लो कोई भर्ती हो जाता है तो 60 साल या 62 साल उसकी रिटायरमेंट की एज तक वो काम कर पाएगा। फिर इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पे निलंबित भी किया जा सकता है या फिर अपने पद से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे आईएएस हो गया, भारतीय पुलिस सेवा जैसे आईपीएस हो जाएगा, ठीक है। इनके लिए उम्मीदवारों का जो चयन है वो कौन करेगा? लोक सेवा आयोग वगैरह जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग जो होता है ये करता है, ठीक है। यूपीएससी के द्वारा इनको चयन किया जाता है। अब सिविल सेवाओं का वर्गीकृत कर दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे मान लो अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय सेवाएं। प्रांतीय सेवाओं में आ जाएंगे प्रांतीय सिविल सेवा के कर्मचारी, केंद्रीय सेवाओं में आ जाएंगे भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारी, भारतीय राजस्व सेवा के कर्मचारी। फिर अखिल भारतीय सेवा में आ जाएंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्मचारी, भारतीय पुलिस सेवा के जो कर्मचारी हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको जरा भी डाउट रह गया तो आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।